ये जो 5,000 टीचर जो हर कम्युनिटी के हैं, जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट तुरंत परमानेंट करे। और अगर इंटरव्यू भी कर रही है तो शर्त यह है कि आप किसी को बाहर ना निकालने दो। अगर सबको ख़त्म करके एक रंग के टीचर भर दिए जाएं, एक जात के टीचर भर दिए जाएं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के 90-92 कॉलेज हैं, इसमें कितने SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रिंसिपल हैं। इसका नाम है विश्वविद्यालय, ग्लोबल नॉलेज हब है ये। और वहाँ क्रिटिकल एनालिसिस होता है। वहाँ एक विचारधारा अगर आप थोपेंगे तो ये विश्वविद्यालय ही नहीं बर्बाद होगा, पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी और ये नुकसान देश का है, राष्ट्र का है। बराबरी, समता, संविधान का पक्ष कौन सा है, आप उसकी राजनीति अगर करते हैं तो आप इसका मतलब एक बेहतर राजनीति कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष कोई नहीं होता। आप मेरे पूरे करियर का इम्तिहान ले रहे हो, आपने कोई रिटन एग्जाम किया नहीं है, आप सारा कुछ इंटरव्यू पर तय है। इंटरव्यू का निर्णय जो हो गया, गोला बारूद और वायुयान कम खरीदें, कलम और किताब पर पैसा खर्च करें, वरना ये देश केवल हथियारों से नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ITO पे स्थित UGC बिल्डिंग के बाहर। और आज UGC बिल्डिंग पर DUTA का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। बड़ा प्रदर्शन है एक मांग को लेकर, जितने भी एडहॉक के शिक्षक हैं, जितने भी एडहॉक के कर्मचारी हैं, उनको परमानेंट किया जाए और डिस्प्लेसमेंट को रिवोक किया जाए। नमस्कार सर, आप नाम क्या है सर आप? मेरा नाम कृष्ण मोहन वत्स है। मैं डूटा का एग्जीक्यूटिव हूँ। अच्छा, तो सर आप भी क्या एडहॉक पर ही हैं? हाँ। अच्छा, कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? 20 साल। 20 साल से एडहॉक पे करवा रहे हैं। अच्छा, तो क्या पे स्केल नॉर्मल प्रोफेसर जितना ही होता है, परमानेंट प्रोफेसर जितना ही होता है, या नॉर्मल जितना ही होता है, लेकिन जो दूसरी फैसिलिटी है वो नहीं मिलती है, जैसे स्टडी लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, या LTC है, वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। अच्छा, सैलरी नॉर्मल होती है, सभी टीचर की वो बराबर होती है, इसमें वो दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सर इससे समस्या क्या आती है कि एक टीचर जिसे हम फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो क्या जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे लिए ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा वो उन सभी प्रोफेसर्स को, उन सभी टीचर्स को परमानेंट करना? परमानेंट होने के बाद तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचता है। अच्छा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा बचता है, क्योंकि जो परमानेंट होते हैं उनका CPF GPF में कुछ पैसा कटता है, ऐड होकर तो वो भी नहीं कटता, उनको तो एक मुश्त देना ही देना होता है। तो CPF GF का पैसा गवर्नमेंट का उस तरह से रिवेन्यू में गवर्नमेंट का ही जाता है, उससे गवर्नमेंट को नहीं है। लेकिन एक जो सर्टेनिटी चाहिए, जो एक निश्चितता आती है कैरियर को लेकर के, जो अनिश्चितता बनी रहती है, वो नहीं होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए किसी पे भी। अच्छा सर, जो NEP ये कहता है कि हमें प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर में भी। हाँ। तो क्या एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन अगर हो? केजरीवाल की सरकार इस काम को कर रहा है और उसने सारे के सारी जितने भी यूनिवर्सिटी खोली है वो सेल्फ फाइनेंस मोड में ले आया है। केजरीवाल इस काम को जल्दी कर देगा और वो सब काम कर रहा है। जो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, आजकल दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गया है, जहाँ पे एक दौर में पूरे 5 साल की फीस 20,000 रुपये होती थी, अब वहाँ पे एक सेमेस्टर की फीस ही लगभग 1.5 लाख रुपया है। एक सेमेस्टर की 1.5 लाख रुपये? जी। अच्छा, तो सर क्या इससे ऐसा नहीं होगा कि जो है यूनिवर्सिटी वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी? क्या बिजनेस के नजरिए से कभी हमें एजुकेशन को देखना चाहिए? ये तो केजरीवाल बताएगा किस नजरिए से देख रहा है, लेकिन ये बिजनेस के संस्थान नहीं है। यहाँ एक शिक्षक के नजरिए, एक शिक्षक के नजरिए से बता रहा हूँ, ये शिक्षा कोई व्यवसाय का साधन नहीं है। सब गरीब का सबका हक बनता है और वो फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो सर जो EWS का जो आरक्षण लाया गया है, उससे आप सहमत हैं कि EWS का भी आरक्षण होना चाहिए? तो आरक्षण इस देश में जरूरत है, समय की जरूरत है, वो आना चाहिए, वो हर हालत में आएगी। कोई भी आरक्षण व्यवस्था हो, कोई भी सरकार हो, उसको डिनाई नहीं करती, डिनाई कर भी नहीं सकती। जो संवैधानिक प्रोविजन उसको देना ही पड़ेगा, देना भी चाहिए। देखिए आपको ये समस्या बहुत बड़ी असल में दिखाई देती है कि कम से कम 4500 से 5,000 के आसपास जो है एडहॉक के टीचर्स हैं, और उनकी जो करियर में अनिश्चितता है वो आज 20-20 साल के बाद भी नहीं गई है। हम और भी टीचर्स से बात करेंगे। सर, एडहॉक की जो समस्या है कि हमारे पास करीब 4500 से 5,000 के एडहॉक के टीचर्स हैं, उनको समाहित करने के लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास उतना फंड नहीं है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा। उस पर क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, फंड तो इतना है कि इस देश में कुछ लोग दुनिया के दूसरे सबसे अमीर हो जाते हैं। अच्छा, तो पैसा है ना भाई। हाँ। वो सरकार का पैसा सरकार का होता नहीं, जनता का है। और नीतियाँ ऐसी बनती हैं कि जनता का पैसा केंद्रित होते होते कोई पूंजीपति बन जाता है, तो पूंजी से पूंजी बनाते जाता है, वो आगे बढ़ता है। हाँ। लेकिन आप गरीब, कमज़ोर, मजलूम उनको छोड़ दीजिए। इस देश में एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में एजुकेशन एक इंस्टीट्यूशन है। वो इंस्टीट्यूशन
उस देश को बेहतर करने के लिए, पीढ़ियां तैयार करने के लिए, समाज की बुराइयों से लड़ने की तैयारी के लिए, इस देश को मजबूत करने का काम करता है। उस इंस्टीट्यूशन के अगर आप उसके लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर पैसा किसके लिए? थोड़ा हथियार कम खरीदें, गोला बारूद और वायुयान कम खरीदें, कलम और किताब पर पैसा खर्च करें, वरना ये देश केवल हथियारों से नहीं बचेगा। नई शिक्षा नीति ने इस देश में पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में तब्दील कर दिया है। अगला सवाल मेरा यही था। हाँ, इसीलिए पैसा नहीं है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले आए जाएं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको लोन लेना पड़ेगा। आज हम लोग यूजीसी पर खड़े हैं, तो यूजीसी से कहा जा रहा है कि आप जितना, जैसे ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने क्या कहा, वहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 4 गुना मत बढ़ाओ, हम नहीं पढ़ पाएंगे, गरीब कमज़ोर पहली पीढ़ी के लोग हैं, हमें पढ़ने भी नहीं दोगे, नौकरी भी नहीं दोगे, तो हम जाएंगे कहाँ? केवल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में जाएंगे? अरे भाई, हमारे माँ बाप ने कोई सपना देखा, हमारा कोई सपना है, हम एक बेहतर नागरिक बने, इस देश को कुछ दे सकें, उसके लिए हमें एजुकेशन चाहिए और पैसा है नहीं। अगर फीस ज़्यादा हो जाएगी तो एजुकेशन कैसे मिलेगी? वो लड़ रहे हैं। कुलपति ने कहा कि हमारे ऊपर यूजीसी चिट्ठी आई है कि आप जितना विद्यार्थियों की फीस से लेंगे उसी का 3 गुना हम आपको लोन देंगे। तो जब पूरा एजुकेशन सिस्टम लोन पर चलेगा तो विद्यार्थी की फीस महंगी करेंगे, और जैसे विद्यार्थी की फीस महंगी करेंगे तो दूसरा काम सेल्फ जनरेट कैसे करेगी पूंजी? विद्यार्थी की पैसा वो करो और टीचर को बाहर करो। इसलिए वो जो आपका सवाल है कि पैसा बिजनेस की नज़र से देखने लगते हैं, मुनाफा यार, ये जो विश्वविद्यालय है, स्कूल है, इनकी ज़मीनें, इनकी इमारतें, इन पर जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन पर जो संभावना है कि करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, वही सब तो सरकार बनवाते हैं, वही सब चुनाव लड़वाते हैं। और WTO तक केवल भारत की पूंजीपति नहीं, वैश्विक पूंजी इसमें लगी हुई है कि हम आपको पैसा उधार में तब देंगे जब अपना एजुकेशन सेक्टर हमारे मुनाफे के लिए खोलेंगे। तो ये पॉलिसी लेवल का अटैक है और ये सरकार उसको बहुत तेजी से कर रही है। किसको चिंता है? 10 और गवर्नमेंट के, स्मृति ईरानी रही हो HRD मिनिस्टर, प्रकाश जावड़ेकर HRD मिनिस्टर रहे हो, रमेश पोखरियाल निशंक रहे हो, या धर्मेंद्र प्रधान, सारे लोग पिछले 5 साल 7 साल से जब से सरकार बनी है, दिल्ली विश्वविद्यालय स्पेसिफिक में बात करो, जो कि आज हम लोग इसकी प्रोटेस्ट में आए, उन्होंने सदन से लेकर के सड़क तक हर जगह बयान दिया कि हम 6 महीने में भर देंगे, सारे एडहॉक को परमानेंट कर देंगे, हम साल भर में भर देंगे। सारे एडहॉक को परमानेंट करना छोड़िए, NEP में 40% पोस्ट ही खत्म हो गई है। तो ये आखिरी बार दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ा थोड़ा कर रहा है कि चलो हम परमानेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। 15 साल पढ़ाए हुए व्यक्ति को बाहर कर दिया, ये कौन सा परमानेंट अपॉइंटमेंट है? ये उस जो 15 साल पढ़ाया इसमें उसका दोष, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। अगर वो एलिजिबल नहीं है, उसमें मेरिट नहीं है, तो 15 साल उसने जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है उनका नुकसान हुआ कि नहीं? और अगर उसका नुकसान हुआ तो दोषी कौन है? वो व्यक्ति जो पढ़ाया, उसको इस सिस्टम में लाने वाला कौन है? इंटरव्यू बोर्ड में बैठकर इंटरव्यू किसने लिया? उसको सेलेक्ट किसने किया? 15 साल उससे क्लासेस किसने लिलवाई? तो वो एलिजिबल नहीं था, तो उसका दोषी कौन है? और 15 साल बाद जब उसे बाहर आप कर रहे हो, तो ये सिस्टम से बाहर नहीं कर रहे, ये सिफारिश से बाहर कर रहे हैं, ये मेरिट नहीं, ये सिफारिश से बाहर हो रहा है। कौन RSS का व्यक्ति है, कौन केंद्रीय मंत्री का है, कौन प्रोफेसर का है, कौन प्रिंसिपल का है, कौन नहीं जानता है भाई। हम तो बोल देते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं। इस देश में करप्शन जैसे किस लेवल पर नहीं है, बोलता कोई नहीं। इसी तरह से कौन कुलपति किस रूप में बनाया जा रहा है, किसका कौन है, आज कुलपति बदल रहा है, कल से वहाँ हवन हो रहा है, गौशालाएं खुल रही है, प्रिंसिपल खुल रहा है। जिस तरीके से मैं इसको समझ रहा हूँ कि अगर हम एक विचारधारा विशेष के लोगों को एजुकेशन में लेके आते हैं, विश्वविद्यालय में लेके आते हैं, तो वो छात्र भी वैसे ही बनाएंगे जो कि उनकी विचारधारा को सपोर्ट करें। मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, और यह काम सब लोग करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि RSS ने शुरू किया है, RSS बहुत लंबे समय से चाहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो अपने कब्जे में रखे, लेकिन इसके पहले जिनकी सरकारें नहीं, उन्होंने भी तो अपने ढंग से लोगों को रखा, झंडे का रंग देख करके रखा। तो विश्वविद्यालयों में तो 99% तो एक खास किस्म का परिवारवाद कह लें, पार्टीवाद कह लें, कुछ भी कह लें, करता है। अब जो स्थिति गंभीर हो रही है वो ये हो रही है कि आप जो सिस्टम में है उसका जिम्मेदार कौन है, वो सिस्टम में कैसे एंट्री करेगा। आप इंटरव्यू का पैनल बोर्ड रहते हो, 2 मिनट 3 मिनट में इंटरव्यू लोगे, 2 मिनट 3 मिनट में आप मेरा कौन सा सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ? आप मेरे पूरे करियर का इम्तिहान ले रहे हो, आपने कोई रिटन एग्जाम किया नहीं है, आप सारा कुछ इंटरव्यू पर तय है। इंटरव्यू का निर्णय जो हो गया। API स्कोर होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उससे क्या होता है कि शॉर्टलिस्ट होता है कि कौन इंटरव्यू देगा कौन नहीं देगा।
या तो उसको इंक्लूड किया जाए या तो एक क्राइटेरिया बनाया जाए। सब एलिजिबल भी नहीं है इंटरव्यू के लिए? नहीं, उसमें एपीआई स्कोर में जो एलिजिबल होता है वही इंटरव्यू देने आता है। उसकी कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ को जो पार करता है वो एलिजिबल इंटरव्यू देने के लिए। 3 मिनट का इंटरव्यू, एक दिन में 200 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, इस समय चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, एक दिन में 200 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने पिछले कम से कम 4-5 साल से एक मिशन अभियान चलाया कि जो लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं वो मेरिटधारी हैं, वो डिग्री रखते हैं, उनके पास आर्टिकल है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक बार उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब आप कोई रूल एंड रेगुलेशन ले आकर के उनको सिस्टम में ले आइए, और जो फ्रेश पोस्ट आ रही है, ईडब्ल्यूएस एक्सपेंशन का, ओबीसी एक्सपेंशन की पोस्टें आ रही हैं, आप उन पर फ्रेश अपॉइंटमेंट करिए, क्योंकि ये लोग तो यहाँ से अगर निकाल दिए गए, जो 10 साल 15 साल पढ़ा करके बाहर निकल गया वो कहीं नौकरी पाएगा? आपने बाकी विश्वविद्यालय तो कुछ नहीं कर सकता, वो करियर भी दूसरा कोई नहीं चुन सकता। और इस समय इस विश्वविद्यालय में, और जो लोग इस समय विश्वविद्यालय में जीते हैं टीचर पॉलिटिक्स करके, उन लोगों ने भी वादा किया था कि हम रेगुलराइजेशन करेंगे, जो जहाँ पढ़ा रहा है उसका परमानेंट करेंगे विद करेक्ट रोस्टर। मुझे एक पैरेलल मेरे को एक समझ में आ रहा है कि टीचर के स्तर पे एक राजनीति है जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और छात्रों के स्तर पे जो राजनीति होती है, छात्रों के स्तर पे राजनीति को हम रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं कि हमें छात्रों को राजनीतिक तौर पे जागरूक करना चाहिए। लेकिन जब टीचरों के स्तर पर राजनीति होती है तो सवाल उठते हैं, ऐसा क्यों है सर? देखिए, राजनीति तो राजनीति, मैं राजनीति को बुरा नहीं मानता, नंबर 1 बात। हम सब जो कर रहे हैं ये सब भी हमारी एक राजनीति है। सवाल इस बात का है कि जो न्याय का पक्ष कौन सा है, बराबरी, समता, संविधान का पक्ष कौन सा है, आप उसकी राजनीति अगर करते हैं तो आप इसका मतलब एक बेहतर राजनीति कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष कोई नहीं होता। जैसे शिक्षक होने का मतलब ये होता है कि अज्ञान के खिलाफ ज्ञान के पक्ष में, बुराई के खिलाफ अच्छाई के पक्ष में, वैसे ही शिक्षक का मतलब ये है कि वो एक केवल क्लास में बेहतर क्लास ले, यही जरूरी नहीं है, वो बेहतर नागरिक तैयार करे, वो एक अच्छा देश बनाने के लिए देश, दुनिया, समाज की समस्याओं को अपने क्लास में डिस्कस करें। हम अपने सिलेबस को इसलिए डाइवर्सिटी में रखते हैं। हम ज्ञान के प्रतिष्ठान, और विश्वविद्यालय इसका नाम है, इसका नाम है विश्वविद्यालय, ग्लोबल नॉलेज हब है ये, और वहाँ क्रिटिकल एनालिसिस होता है। वहाँ एक विचारधारा अगर आप थोपेंगे तो ये विश्वविद्यालय ही नहीं बर्बाद होगा, पीढ़ियाँ बर्बाद होंगी, और ये नुकसान देश का है, राष्ट्र का है। इसलिए विश्वविद्यालय को अगर पॉलिटिक्स करनी है, हर विचार के लोगों को रखिए, लेफ्ट राइट सेंटर सब होने चाहिए, सब डिबेट करें, डायलॉग करें, डिस्कशन करें। अगर सबको खत्म करके एक रंग के टीचर भर दिए जाएं, एक जात के टीचर भर दिए जाएं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के 90-92 कॉलेज हैं, इसमें कितने SC ST OBC माइनॉरिटी के प्रिंसिपल हैं? अगर आपको ये प्रश्न उचित नहीं लगता है तो फिर आप किस विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं? ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, ये तो कह रहा है कि जो परमानेंट, जो पढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट करो। अब उनमें अगर आप कास्ट देखने लगे, उनमें आप जेंडर देखने लगे, पार्टी की विचारधारा देखने लगे, किससे सहमत है, किससे असहमत है, प्रिंसिपल की सिफारिश है, सवाल भी पूछे जाते हैं उन इंटरव्यू। सवाल तो देखिए इतना अब वो नहीं पूछते। वो अगर आपको 5 सवाल पूछ करके रिजेक्ट कर दें तो आपके पास क्या राइट है कि आप कहेंगे कि आपके साथ भेदभाव हुआ है? फेयर, वहां पर चालाक लोग हैं, अब वो भेदभाव ऐसे नहीं करेंगे जो भेदभाव दिख जाए, जो पोल खुल जाए बड़े अच्छे से। जैसे कुछ होता नहीं है कि हम अब जाति नहीं मानते, हम ब्राह्मण हैं और शुद्ध के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। अच्छा। इससे जातिवाद खत्म नहीं हो जाता। इंटरव्यू में वो नहीं कर सकते, और खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात है। लेकिन मैं उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूँ कि 3 मिनट 5 मिनट में किसी का पूरा करियर आप कैसे जांच सकते हैं? चलो आप नहीं जा सकते तो 15 साल जो पढ़ाया, 10 साल जो पढ़ाया, अब आप उसका क्या जांचना चाहते हैं? उसने 10 साल 10 बैच पढ़ा दिए हैं, हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाकर डिग्री दिलवा दी है, उनको करियर दिलवा दिया। कई विद्यार्थी तो उसके पढ़ाए हुए जो नौकरी पा गए हैं, आगे करियर बना रहे हैं, अब आप उसका क्या जांचना चाह रहे हैं? इसलिए हमारी शर्त ये है कि ये जो 5000 टीचर जो हर कम्युनिटी के हैं, जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट तुरंत परमानेंट करे। और अगर इंटरव्यू भी कर रही है तो शर्त यह है कि आप किसी को बाहर ना निकालने दो। नई पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की 25% और 54% ओबीसी एक्सपेंशन की पोस्ट है, आप उस पर फ्रेश अपॉइंटमेंट करिए। इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। विश्वविद्यालय भी बचेगा, देश भी बचेगा, हमारा करियर भी बचेगा। शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, ये सारी बातें हैं जो लक्ष्मण यादव से आपने सुनी, और ये सभी वो बातें हैं जो ज़रूरी हैं। शिक्षा को कभी भी प्रॉफिट के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। शिक्षा एक ग्लोबल जो है वो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, जो
एक राष्ट्र के बिल्डिंग में काम आता है, एक शिक्षक एक छात्र के पूरी जिंदगी को बनाने में काम आता है। हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और उस पर खर्चे को खर्चा न समझा जाए, उसको इन्वेस्टमेंट समझा जाए कि वो आपको भले ही धन का नफ़ा नहीं देगा, लेकिन वो एक बेहतर नागरिक होने का नफ़ा ज़रूर देगा। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सहमत है असहमत है सब बताएं, क्योंकि डायलॉग डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।